हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना रेल एक्सपर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया पेपर सॉल्यूशन। यह पेपर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का BWSM ग्रुप का पेपर है। इसकी परीक्षा 10 मई 2026 को हुई थी। यह 2026 का लेटेस्ट पेपर है। इसकी परीक्षा RRC द्वारा ली गई थी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निविदाएं किस वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है? टेंडर किस वेबसाइट पर इनवाइट किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IREPS वेबसाइट पर टेंडर इनवाइट किए जाते हैं। तो मैं इसमें जो सारे ऑप्शन दिए हैं उसके फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन ए है IRPSM। तो इसका फुल फॉर्म यह होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन बी है IRWCMS। इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तीसरा जो सी है ऑप्शन, इसका IREPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी है IRCEP। इसका फुल फॉर्म यह होता है इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल। यह भी याद रखेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रैक गतिविधियां से संबंधित मैनुअल कौन सा है? तो ट्रैक गतिविधियों के संबंधित मैनुअल है पीवे मैनुअल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे सुरक्षा आयोग CRS किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है, IPAS का पूर्ण रूप क्या है? IPAS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, HOER को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है HOER को। इसमें कौन कौन सी श्रेणी आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले आती है इंटेंसिव, दूसरी आती है EI, तीसरी है एक्सक्लूडेड और चौथी आती है कंटिन्यूस। यह भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकलांग रेलवे कर्मचारी को कितने CL दिए जाते हैं? हैंडीकैप रेलवे एम्प्लॉय रहते हैं उसको कितने CL दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 CL मिलते हैं विकलांग रेलवे कर्मचारी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, PTO का पूर्ण रूप क्या है? PTO का पूर्ण रूप प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवा अवधि वर्षों में क्या है? तो पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 10 साल की होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, RTI किस वर्ष पूरी तरह से लागू हुआ? तो RTI है जो 2005 में लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 दिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाट सेक्शन भत्ता किसे देय है? तो मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि घाट सेक्शन क्या होता है। तो घाट सेक्शन होता है स्टीप माउंटेन ट्रैक, जो चढ़ाई वाला पहाड़ी वाला विस्तार में जो पटरियाँ रहती है उस पे जो रनिंग स्टाफ मतलब जो लोको पायलट हुआ, गार्ड, वो ड्यूटी करते हैं, ट्रेन चलाते हैं, तो उसको घाट सेक्शन अलाउंस दिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रनिंग स्टाफ को मिलेगा घाट सेक्शन अलाउंस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे का कौन सा विभाग भू प्रबंध के लिए जिम्मेदार है? मैनेजमेंट ऑफ लैंड। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जमीन का सारा विवरण रखते हैं, मतलब लैंड का मैनेजमेंट वो करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं शामिल किया गया था? 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषा थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में बाकी की भाषाएं जोड़कर अभी टोटल 22 भाषाएं है 8वीं अनुसूची में, यह भी याद रखेगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, RRSK का पूर्ण रूप क्या है? RRSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष एक प्रकार का फंड है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गहन श्रमिकों के लिए काम करने के मानक घंटे क्या है? गहन मीन्स इंटेंसिव वर्कर जो है उनको प्रति वीक कितने घंटे काम करना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42 घंटे काम करना रहता है इंटेंसिव वर्कर को। इनके अलावा जो बाकी का 3 क्लासिफिकेशन, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, कितने घंटे काम करना रहता है कौन से क्लासिफिकेशन में। तो जो EI क्लासिफिकेशन रहता है उसमें प्रति वीक 60 घंटे या तो 77 घंटे काम करना रहता है। और अगला बाकी दूसरा है जो एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन में जो आते हैं उसको 72 घंटे काम करना होता है। और कंटिन्यूस में जो आते हैं उसको 48 घंटे प्रति वीक काम करना रहता है, यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 16 है, लेवल खाली जगह और उससे ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एपीआर में स्व मूल्यांकन आवश्यक है। तो कौन से लेवल के ऊपर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसको एपीआर में सेल्फ अप्राइजल करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवल 6 से ऊपर जो काम कर रहे हो लेवल 6 और उनके ऊपर के जो कर्मचारी है उनको सेल्फ अप्राइजल बनना रहता है अपार मॉड्यूल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्य अवधि खाली जगह दिनों से अधिक होने पर दोहरी प्रभार भत्ता दिया जाता है। तो कार्य अवधि कितने घंटे से अधिक होने पर ड्यूल चार्ज अलाउंस दिया जाता है, दोहरी प्रभार भत्ता दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 दिन से अधिक होने पर ड्यूल चार्ज अलाउंस दिया जाता है। तो मैं आपको इसमें छोटा सा एक भी बता देता हूँ कि ड्यूल चार्ज अलाउंस क्या होता है। तो ड्यूल चार्ज अलाउंस जो अभी फिलहाल 7 CPC में नाबूद कर दिया गया है।
अभी ड्यूल चार्ज अलाउंस नहीं, इसको चेंज करके एडिशनल एडिशनल पोस्ट अलाउंस कर दिया है। तो यह भी याद रखिएगा। यह एडिशनल पोस्ट अलाउंस क्या होता है, तो कि जो कोई अधिकारी दूसरे कोई अधिकारी का चार्ज 45 दिन से ज़्यादा दिन तक संभालता है, मतलब वो उसका उसका खुद का तो संभालता है, बट जो कोई अधिकारी नहीं रहता है तो उसका भी उसको चार्ज दिया जाता है, तो वो 45 दिन तक दोनों चार्ज संभालता है, तो उसको यह एडिशनल पोस्ट अलाउंस मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेलवे अनुबंधों से उत्पन्न विवादों में मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल मैनेजर महोदय को अधिकार है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में जो मध्यस्थ नियुक्त करते हैं उसको। इसमें यह जनरल मैनेजर जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये आर्बिट्रेटर जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ डीओ का क्या तात्पर्य है? डीओ मीन्स डेमी ऑफिशियल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्भपात सहित गर्भस्राव की स्थिति में मातृत्व अवकाश की कितनी अवधि दी जा सकती है? तो इसमें यह पूछा है, ध्यान से याद देखिएगा दोस्तों, मिस कैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन, मतलब गर्भपात सहित गर्भस्राव की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वीक। यह सही उत्तर हो जाएगा। खाली मिस कैरेज पूछे तो 45 दिन आता है, ऑप्शन बी जो दे रखा है 45 डेज, बट इसमें इंक्लूडिंग एबॉर्शन बताया है तो इसमें 6 वीक आएगा, 6 वीक्स तक मैटरनिटी लीव मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, G&SR का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन SF5 के साथ कितने अनुलग्नक होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म SF5 के साथ कितने अनुलग्नक मीन्स एनेक्सर कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, SF5 के साथ में 4 एनेक्सर होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रशासनिक आधार पर तबादलों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? तबादलों मीन्स ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफर के लिए न्यूनतम कितनी सेवा होनी चाहिए? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई लिमिट नहीं है, प्रशासनिक आधार पर कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुबंधों में LOA का पूरा नाम क्या है? अनुबंधों मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में LOA का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है,
कार्य अनुबंधों में अनुबंध मूल्य का कितना प्रतिशत सुरक्षा जमा के रूप में आवश्यक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कितना रखा जाता है अमाउंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5% रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पदोन्नति के बाद नीचे लिखी अवधि की सेवा पूर्ण होने पर सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि का पात्र हो जाएगा। आफ्टर प्रमोशन, प्रमोशन के बाद में कितनी सेवा पूर्ण होने के बाद कर्मचारी अगली वेतन वृद्धि नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए पात्र हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मंथ के बाद में उसको अगली वेतन वृद्धि दी जाएगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 है, पास नियमों के अनुसार परिवार में ऐसे पुत्र शामिल हैं जिन्होंने खाली जगह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और पूरी तरह से रेल सेवक पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 साल तक का पुत्र जो पास नियम के अनुसार परिवार में शामिल है। बाकी 21 साल के बाद फैमिली में से पुत्र का नाम हट जाता है और पास भी नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेलवे बोर्ड की नीतियों के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए कौन सी निविदा प्रणाली अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 पॉकेट सिस्टम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे कर्मचारी कार्य घंटे और विश्राम अवधि, आवर्स ऑफ रेस्ट एंड पीरियड ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट नियम कौन से वर्ष में जारी किए गए। यह नियम कौन से साल आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेवल 10 के अधिकारियों को एक वर्ष में कितने विशेषाधिकार पास की अनुमति है। लेवल 10 के ऑफिसर को, मतलब जो लेवल 9 के ऊपर रहेगा ऑफिसर, तो वो कोई भी ऑफिसर होगा वो गजेटेड ऑफिसर ही होगा। तो सारे गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को एक साल में 6 पास दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 प्रिविलेज पास मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन खाली जगह के आधार पर किया जाता है। तो ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन जॉब एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। टोटल 72 आवर्स का जॉब एनालिसिस करने के बाद ही रोस्टर में परिवर्तन किया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस वेतन आयोग का गठन किया गया। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिकायत निवारण पोर्टल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीग्राम्स। तो मैं आपको इसमें दिए गए जो सारे ऑप्शन है उसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है सीपीग्राम्स, तो इसका फुल फॉर्म यह होता है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर दूसरा जो आईपास है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम।
फिर तीसरा है जो ई ऑफिस, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। फिर ऑप्शन डी है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्स का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबित कर दिया जाता है तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरोप पत्र पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुशासनात्मक अधिकारी के हस्ताक्षर हो गए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ही हस्ताक्षर हो गए। अगर सेवानिवृत्ति होने के बाद में किसी को पेनल्टी देना है तो इसमें कौन दे सकता है सेवानिवृत्ति के बाद? तो इसका सही उत्तर होगा उसमें राष्ट्रपति दे सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद पेनल्टी, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36 है, जोन स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो जोन स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग का प्रमुख होता है पीसीई, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 37 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 है, विभागीय स्टॉक सत्यापन निम्न द्वारा किया जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन होता है वो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉक वेरीफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम कितने दिनों का बाल देखभाल अवकाश सीसीएल दिया जाता है, सीसीएल लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरी सेवा अवधि में टोटल 730 दिन सीसीएल मिलती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 है, खाली जगह निविदा मूल्य तक की निविदाओं के लिए किसी भी तकनीकी और वित्तीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 लाख रुपया तक की निविदाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बिल किस वेबसाइट मॉड्यूल पर तैयार किए जाते हैं? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसका देखा था कि निविदाएं कौन सी वेबसाइट पर मंगवाई जाती है। तो वह निविदाएं तो IREPS पे मंगवाई जाती है, लेकिन इसका जो बिल कौन सी वेबसाइट पर बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IRWCMS। और इसका फुल फॉर्म तो हमने पहले ही देख लिया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 है, सीधी भर्ती में EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा क्या है? तो EWS उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण कोटा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, GEM का पूरा नाम क्या है? जेम का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटा का प्रतिशत कितना है? SC कैटेगरी के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15% है SC के लिए। मैं इसमें थोड़ा आपको और भी बता देता हूँ और कैटेगरियों का भी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो OBC का रहता है
27% रिजर्वेशन। फिर एससी का तो हमने देख लिया, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एससी का 15% रिजर्वेशन रहता है, एसटी का 7.5% रहता है रिजर्वेशन, और पीडब्ल्यूडी का 4% रहता है, और ईडब्ल्यूएस का हमने अगले क्वेश्चन में देखा, फिर भी लिख देता हूँ उधर, ईडब्ल्यूएस का 10% रहता है रिजर्वेशन, यह भी याद रखिएगा। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉन्ट्रैक्ट में पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, एमएससीपी के तहत खाली जगह वित्तीय लाभ दे है। एमएससीपी के तहत कितने वित्तीय लाभ दिए जाते हैं पूरे सेवा काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार एमएससीपीएस मिलता है। 3 बार एमएससीपीएस पूरे सर्विस टाइम में दिया जा सकता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आंसर की में दे रखा है ऑप्शन बी, एजीएम दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, इसका अध्यक्ष जो है वो जनरल मैनेजर महोदय ही होते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर मेरे हिसाब से जनरल मैनेजर ही है। अगर आपको क्या लगता है इसमें, तो इसका आप ज़रूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एमएसओपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राण संख्या में कितने अंक होते हैं? प्राण नंबर कितने डिजिट का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 डिजिट का होता है प्राण नंबर। मैं इसके रिलेटेड बाकी के भी थोड़े बहुत आपको मैं बता देता हूँ जो मेरे को याद है। तो पान कार्ड होता है उसमें टोटल 10 डिजिट होता है, उसमें 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, यह भी याद रखिएगा, बाकी के न्यूमेरिकल होता है। और दूसरा है पी पान, जो पी पान होता है उसमें 16 डिजिट होता है, पीएफ में 11 डिजिट होता है, एनपीएस में भी 11 डिजिट होता है, उम्मीद में 12 डिजिट होता है, उम्मीद में भी 1 डिजिट अल्फ़ाबेट रहता है, यह भी याद रखिएगा, और पीपीओ में 14 डिजिट रहता है, यह भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और जो 51 से आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको
पार्ट 2 का लिंक भी दे दूँगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, और मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।